अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। कल बाजोड़ में JUI की तकरीब पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद के लिए आइन के अंदर रहकर जदोजहद करने वाली इस्लामी जमातों को ख़ास तौर पर निशाना बना रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में मुतहर्रिक सियासी कुव्वतें अनारकी और दहशतगर्दी की राह में बड़ी रुकावट हैं। ऐसी गैर इस्लामी, गैर इंसानी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द रियासत के सब्र को आजमाना चाहते हैं। ताहम रियासत का अज़्म वाज़ेह है कि आइंदा किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पाक सरजमीन के किसी भी हिस्से में कदम जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। सियासत की बात करें तो हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म होने में अब 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है, लेकिन अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। क्या 2018 की तरह इलेक्शन से पहले कोई सियासी प्लस माइनस हो? इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कल अहम गुफ्तगू की है। 9 मई तो एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। इमरान नियाजी जो उसका सरगना था इस साजिश का, और उसके हवारी उनकी खानदान के अफराद भी थे। ये प्लान था, साजिश थी कि पाकिस्तान की फौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए। आपकी हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन है या आपका तज्जिया है? 100% मैं रिलायबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने यह अज़्म दोहराया कि 9 मई के मनसूबा साज़ों के खिलाफ आर्मी कोर्ट में ही मुकदमा चलेगा। इस दौरान 2 दिलचस्प पेशरफ भी हुए हैं। सेनेट से आर्मी एक्ट में तब्दीली का बिल मंजूर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान और अफवाज की सिक्योरिटी और मफाद से मुताल्लिक मालूमात अफशा करने पर 5 साल कैद की सज़ा होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि PTI के कुछ सेनेटर्स ने भी इस बिल की हिमायत की है। दूसरा मामला सेनेट में वज़ारत दाखिला की जानिब से पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल है, जिसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ की गई है और इसकी जद में आने वाले शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अहम बात है कि हुकूमती सेनेटर्स ने इस बिल की मुखालफत की, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग को मौखर कर दिया, जबकि राना सनाउल्लाह ने इसका दिफा करते हुए कहा कि ये बिल उस फितने के लिए लाए हैं जो दिफाई इदारों पर हमला आवर है। सवाल यह है कि ऐसे बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई, जिस पर हुकूमत के अपने अरकान भी शुबहात का शिकार हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कल के इंटरव्यू में बात की है। PTI दौर और मौजूदा हुकूमत के हाइब्रिड मॉडल को नुमाया फ़र्क बताया है। उस हाइब्रिड सिस्टम में पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया, बरादर ममालिक से ताल्लुकात को इस हाइब्रिड सिस्टम में बर्बाद कर दिया। ये जो निज़ाम बना, इट इज़ द होल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें वफाक, सूबे और इदारे शामिल हैं। इसका एजेंडा क्या? ज़र इनकलाब। करोड़ों हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना, हमारी मादनियात उसको पूरी तरह एक्सप्लोर करके पाकिस्तान के जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स असासे हैं, उनको इस मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करना, डिफेंस प्रोडक्शन और मजबूत हो, तमाम इदारों को अपने आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हुए और मुआवनत करते हुए पाकिस्तान को इन मुश्किलात से ले जाए। और जो सरिया से बात कर, ये है ये सिस्टम और वो था वो सिस्टम। देखना है कि आने वाले 10 दिनों में हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। अज़मा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा बात करेंगे जो मादनियात जो पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं, माइंस एंड मिनरल्स, उसके ऊपर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उस पर बात करेंगे। अज़मा साहिबा, ज़रा आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा, ये जो नए मुतारिफ कराए गए हैं कवानीन, ये क्या माजरा है कि क्या आप लोग किसी को प्लस माइनस करना चाहते हैं जो 18 में हुआ, और जो राना सनाउल्लाह साहब कानून ला रहे हैं उसकी मुखालफत तो खुद आपके अपने लोग भी कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उसकी मुखालफत की, JUI और दीगर इत्तेहादियों के भी कान खड़े हो गए। आप करना क्या चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी सोसाइटी में क्या तशद्दुद रवैये जो हैं वो इस वक्त डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। क्या सिर्फ सियासत नहीं, बाकी सोसाइटी के अंदर भी एज ए होल, और ख़ास तौर पर कल जो बाजौड़ के अंदर हुआ, सबसे पहले मैं उसके हवाले से जो है वो इजहार ताज़ियत भी करना चाहती हूँ और शदीद मज़म्मत करना चाहती हूँ कि ये जो एक दहशतगर्दी का जो एक जिन था, ये अफरियत थी, इस पे पाकिस्तानी कौम ने अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर बहुत कामयाबी से इसके ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन जो पिछली रजीम है उसने जो और बहुत सारे तोहफे दिए इस पाकिस्तान को, उसमें ये भी एक शामिल है कि ये जो
बहुत सारे दहशतगर्द जिनको सजाएं हो चुकी थी, उनको सदाडी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है उनको रिहा किया गया, उनको जो है पाकिस्तान में बसाने की कोशिश की गई और हमें बताया गया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान होते हैं। सो ये इसी को आप जरा अटैच करके देखिए अपने जो है वो इस बिल के साथ जिसकी आप बात करिए। देखिए सोसाइटी में जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म फरोग पा रही है, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना फिर आप जिसका बस चलेगा वो गाली दे लेगा, जिसका बस चलेगा वो गोली मार लेगा, जिसका बस चलेगा वो बम से उड़ा देगा। ये जो है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और सोसाइटीज के अंदर कवानीन हमेशा डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं और डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। मैं जाती तौर पर शायद इस बिल के उस तरह से हक में ना हूं, क्योंकि तारीख ये है कि जो है वो जो साइबर एक्ट हमने बनाया वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। नैब लॉज को हमने चेंज नहीं किया था मुशर्रफ के दौर में, उसको हमें भुगतना पड़ा। अब ये लॉज जो है इसके ऊपर मुशावरत होनी चाहिए, खुल के मुशावरत होनी चाहिए और मुशावरत के बाद जो है एक कंसेंसस बिल जो है पीका की आपने बात की है ना गालिबन के, उसमें वो भी फिर खिलाफ इस्तेमाल हुआ, फिर उसमें अमेंडमेंट हो गई और ज़ाहिर अगर पीका एज इट इज़ रह जाता तो फिर तो आज पीटीआई को पीका ही निपटा रहा होता, सारा काम उसके ऊपर ही चल रहा होता। लेकिन कई कवानीन ऐसे हैं, चाहे वो नैब की भी आपने बात की है, नैब भी उसमें तरमीम हो गई, फिर पीटीआई उसमें सेव हो गई। तो ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है। बिकॉज आप एक इम्प्रेशन जनरल ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हम राना साहब ने कहा कि हम ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि जो फितना साज है हमने उनको ठीक करना। नहीं, देखिए ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है ना जी। खुद ही जिन्होंने पहले शोर मचाना शुरू कर दिया, पीटीआई को बैन करने की कोशिश होने लगी है और जो है वो पीटीआई को खत्म करने लगे हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने अगर 9 मई ना किया होता तो उनको कोई कुछ ना कहता। देखिए ना, उनको बर्दाश्त कर ही लिया था ना, उन्होंने पार्लियामेंट में भी हमला कर लिया था, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इश्तिहारी होते हुए वजीर आजम बन गए थे और इश्तिहारी होते हुए जो है दूसरे साहब वो सदर पाकिस्तान बन के बैठे हुए आज तक। और जो है उन्होंने थानों पे हमले किए, उन्होंने सिविल नाफरमानी कराई, उन्होंने पीटीवी पे हमला किया। उन सबको जो है वो फिर भी बर्दाश्त कर लिया गया। लेकिन एक इंप्रेशन जो मिल रहा है, एक इंप्रेशन ये मिल रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई को टारगेट करने के लिए या पीटीआई को टारगेट करने के लिए किया गया। अच्छा, लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम डॉक्टर जी। अगर चेयरमैन पीटीआई देखो, अगर चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी नहीं करे, अगर वो लोगों को इंतशार पर ना उकसाए, अगर वो जलाओ घिराओ की तरगीब ना दे रहे, वो आज भी कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बच्चे उसके बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को कहता है मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या तरीका है भाई? किनके खिलाफ लड़ा रहा है वो इस मुल्क में? किसके खिलाफ जंग है उसकी? अपने इदारों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ और उसी फौज के खिलाफ जिसने इसको बनाया था, उसके खिलाफ जंग है इसकी। अपने बच्चों, हमारे जो बच्चे हैं उनका पहले अखलाक तबाह किया, उनको गाली सिखाई, बदतमीजी सिखाई, अब उनको जो है पेट्रोल बम दे के ये जो है वो लोगों के घरों में भेज देगा। पहले हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, बर्दाश्त कर लिए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से इसका जवाब ले लो। शोहदा की तौहीन करेगा, इसको इसकी शक्ल देखते रहे। ओके सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि पिछली रजीम हमने अच्छा भला दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था, पिछली रजीम आई उसने बताया गुड और बैड तालिबान, फिर ये इफरीत हमारे सामने। दूसरी चीज़ ये उन्होंने कहा कि कोई पार्टी स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि पता है 9 मई की वारदात डाली हुई है, तो इस वजह से जो है वो पकड़े जाएंगे, इस वजह से जो है वो शोर मचाया जा रहा है। कानून को देख लेना चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि ये दहशतगर्दी चाहे गाली हो या गोली दोनों बर्दाश्त नहीं की जा सकती, शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात आ जाते हैं तालिबान की बात पे। जो टेररिज्म है उसको आपने जब डील करना है तो आपने लिटरेचर सर्च करनी है। वहाँ पे आपके एक ऑड्री क्रॉनिन है, उन्होंने 2010 में एक पेपर लिखा था, ठीक है। उस पेपर के लिहाज से वो ये उन्होंने बताया था कि जब आप टेररिस्ट नॉर्मली कब कब बात उनके साथ करनी चाहिए और कब बात नहीं करनी चाहिए, एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप उनको मनीला के टेररिस्ट की बात कर लें जिनको फ्रेंच की एक किस्म के उनके दरमियान में वो बने थे, मीडिएटर्स बने थे, आप तमिल टाइगर्स की बात कर लें, आप IRA की बात कर लें, ये सारे के सारे एक्चुअली हल इस तरीके से हुए थे कि आपने उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेकर आए थे। अब उसमें होता ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए एक नॉलेज होती है जो बाज़
पार्टीज़ में नहीं है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो जब आप हिस्ट्री से सीखते हुए आते हैं तो आप देखते हैं कि आपने इस डेलिकेट बैलेंस को कैसे हैंडल करना है, और उसकी वजह ये थी कि 4 साल में कोई इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं हुई। क्यों? आप उनको एंगेज करते, उनमें से एक बेहतर जो लेट्स से हर एक चीज़ के अंदर आपके एक साइंटिफिक कर्व होते हैं जिसको हम बेल कर्व कहते हैं, उसका 10% या 20% एक एक्सट्रीम होता है, 10 या 20% दूसरा एक्सट्रीम होता है, और दरमियान में बाकी एक जर्नल बॉडी होती है जिसको आप प्रेडिक्टेबल वो कहते हैं। ठीक है, आप इनमें से जो एक्सट्रीमिस्ट है उससे बात नहीं करते हो, बाकी सब लोगों के साथ निगोशिएट करके आप उनको बीच में से हटाना शुरू कर दे। तो बेसिकली क्या होता है, आप उनकी जो लाइन होती है, और अच्छा अगर आप उनके साथ बात ना करो तो वो इस चीज़ को लेके और स्ट्रांगली अपने क्या कर सकते हैं, जो नर्सरीज होती है जहाँ से वो रिक्रूटमेंट ला रहे होते हैं, वो रिक्रूट और ज़्यादा करते जाते हैं। सो इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, सो यू हैव टू प्ले वेरी वाइजली बिटवीन देम, एंड दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिड। इसकी वजह से पिछले 4 सालों में आपको कोई इस किस्म के वारदात नज़र नहीं आए, लेकिन अभी 1-1.5 साल में उसकी मुझे नहीं मालूम। हमें इसको देखना पड़ेगा, साइंटिफिकली देखना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड डिसीजन के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं या क्या ऐसी चीज़ है जिसको हमें एड्रेस करने से ये चीज़ होगी। इसमें एक तो इशू ये है ना कि उन्हें भी रीअलाइन होने का मौका मिला इस सारे पीरियड में व्हेन वी वर इन टॉक्स। दूसरा मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, जब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत स्टैब्लिश हुई अफगानिस्तान में, उसके बाद आपकी जो PTI की गवर्नमेंट है उसके लास्ट टाइम में ये दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो चुके थे डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स। तो वो जो हमने देखा है वो शुरू हो चुका था काम, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया है, क्योंकि 1-1.5 साल में और ज़्यादा वाक़यात हमें दिखाई दे रहे हैं। सो एक तो ये मसला भी रहा था, लेकिन चले मैं लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। ये जो भी बिल की बात है इस पर आते थे, ये बताइएगा कि किस शिक पर आपको ज़्यादा एतराज़ है? देखिए उसमें बेसिकली उसमें 2 चीज़ें। एक तो अगर आप उस पूरे बिल के लेट्स से पार्लियामेंट में एक बिल आप पेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पेश कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट मतलब वैसे तो एक चूचू का मुरब्बा है, लेकिन आप उसमें से 13 पार्टियों को आप कहते हैं कि ये इनका वो है, ठीक है। उनमें से जो मेजर पार्टियाँ हैं उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें JUI है, और उसमें एक दुक्का और छोटी जमातें। अच्छा, इन सब के नुमाइंदे इस बिल के बारे में उनको नहीं मालूम था। मतलब इट्स अ हाइट ऑफ आइदर इग्नोरेंस और इट्स अ हाइट ऑफ कि आप किसी चीज़ को छुपा के बीच में से निकालना चाहते हैं। वहाँ पे हर एक ने कहा है। अच्छा, इसमें बात चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है, आप जब डिफ़ाइन कर रहे हैं एक्सट्रीमिज़म को, जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो बड़ी वेग डेफिनेशंस हैं। उस वेग डेफिनेशंस में आप इस स्टूडियो में भी पूरे आ जाएंगे। मतलब इफ़ आई वांट टू रियली कैच यू, और या हम टीवी को कैच करना चाहता हूं, मैं उसको उसमें डाल दूंगा। सो उसमें बड़ी वेग डेफिनेशन है, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, नंबर 2 पर लेकिन जो 9 मई जैसे वाकयात हैं उसको आना चाहिए इसके अंदर। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ। 9 मई के पहले तो हमें लेट्स पुट लाइक दिस, लेट मी गो बैक स्लाइडली बिट, ठीक है। 9 मई का वाकया जो हुआ है, जिसमें हम जब आ जाते हैं पॉइंट पे, जो जलाव हुआ है, जो तोड़ फोड़ हुई है, जो सारी चीज़ें हुई हैं, और चाहे वो पब्लिक थी, चाहे वो आर्मी की थी, चाहे वो प्राइवेट थी, जो भी थी, वो बहुत गलत चीज़ थी। जिन जिन लोगों ने उसके अंदर एक्टिवली सामने कर रहे हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और प्लानर्स का क्या होगा? अच्छा, ठीक है, एडर्स एंड अबेटर्स, फेयर इनफ, देखिए ना, फेयर इनफ, आप उसके प्लानर्स को पकड़े। आपने जब प्लानर्स को पकड़ रहे हैं तो आपने ये याद रखें, यू नीड टू बी श्योर कि ये प्लानिंग कर रहे थे। यू नीड टू बी श्योर कि ये इस जगह पे था। जब आप इस किस्म की चीज़ों पे जा रहे होते हैं और प्लानिंग आपको पता नहीं होती, आप अपने प्रिजम्पशंस पे कर रहे होते हो, उसमें चीज़ें खराब होती हैं, उसमें हल नहीं मिलता। ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना डॉक्टर साहब, ये इसमें एक टाइम लगा ना। देखिए, इसमें मैं एक बात बताता हूँ ना, मैं एक बात बताता हूँ, प्रोसेस था। आप 25 ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, प्रिपेयर किया गया, देन दे अटैक्ड इंस्टॉलेशंस। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट थिंग। द अदर वे इज इट वाज स्पोरेडिक, It was not planned. The other way is sporadic. अच्छा, sporadic क्या था? वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमें पता है कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, हमें पता है कि इसमें जो है वो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपको पता है, आपकी सिक्योरिटी को पता है कि एक बंदा इस कमरे में आके जलाओ घराओ तोड़ फोड़ करेगा, आप उसको कहाँ रोकोगे? इस स्टूडियो में आके रोकोगे या बाहर गेट पे रोकोगे?
अगर आप बाहर गेट करो, पंजाब पुलिस ने क्या किया था जब वो लोग उधर से चलने शुरू हुए थे, हमारा जो मौक़िफ़ है, अब ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना। देखिए अगर पंजाब पुलिस फेल हो गई तो मुल्क पे अटैक हो जाना चाहिए। होल्ड ऑन कल अगर कोई और इदारा फेल हो जाए तो मुल्क पे अटैक कर देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट अबाउट इफ इट वाज पंजाब पुलिस? सर फेयर इनफ, जहां उनकी नेग्लिजेंस है वी शुड मेक देम अकाउंटेबल, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि चूंकि पंजाब पुलिस फेल हो गई तो लिहाजा अटैक हो गया। जो मैं आपको मैं आता सर, मुझे जरा अज़मा साहब की तरफ जाने दें। पीएनएन के एक रिपोर्टर की बात कर रहा हूं, ही वाज देयर ऑन द ग्राउंड, ही हैज सेड इट ऑन हिज वीलॉग कि व्हेन आई वाज देयर इंक्लूडिंग दैट ही सेड इट वाज नन ऑफ देम वर, कहते हैं मैं पीटीआई की बीट हमेशा वन अकाउंट ना सर, इट इज नॉट, देयर आर 2 or 3 people like that, there are 2 or 3 स्टेट हैज टू सी एवरीथिंग, उन्हें इंक्वायर करना है तो दे नीड टू लुक, दे शुड डू इट। जी आज़मा साहब जरा मुझे ये बताइएगा, आर्मी एक्ट में जो तब्दीली हुई है इसके तहत अब कहा जा रहा है कि जो कौमी राज अफशा करने वाले हैं उनको 5 साल तक सज़ा कैद हो सकती है। क्या साइफर का मामला भी स्पेसिफिकली इसके अंदर आ सकता है? आना चाहिए। अब बहुत डॉक्टर साहब बहुत साइंटिफिकली बातें कर रहे हैं, बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे हकायक को जो है वो पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। तारीख तो ये भी है कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये अपनी जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं, उनकी अपनी निगोशिएशंस होती हैं, उनके अपने कितने उनके साथ टॉक्स नहीं किए। 2014 में आपको याद होना चाहिए जब एपीएस में उन्होंने हमला करके हमारे बच्चे मार दिए, उस वक्त जो है उन्होंने फिर जो हमने उस वक्त की पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने कहा मिलके बैठते हैं। उस वक्त भी ये जो है इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं था और उन्होंने उस वक्त कहा कि जी हमारी तरफ से सालिस जो है वो इमरान खान होंगे। इमरान खान की पॉलिटिक्स और तालिबान की पॉलिटिक्स में बहुत रिजेम्बलेंस है और शुक्रिया डॉक्टर साहब का ये मानने का कि इनके 4 साल में सुकून रहा। इसका मतलब यह है कि तालिबान का अगर साथी हुकूमत में होगा तो पाकिस्तान में सुकून होगा, अदरवाइज जैसे ये पाकि मुल्क को आग लगा रहे थे क्योंकि हुकूमत में नहीं थे इसलिए पूरे मुल्क को आग लग जानी चाहिए। अब ये भी अपनी तौर पर एक बात फैक्ट है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में केपीके के फंड से ना सिर्फ उनको फंड किया, उनको जो है उनको कहा मैं उनको दफ्तर खोल के दूंगा, उनको फंडिंग कराते रहे और इनकी एक पूरी हिस्ट्री है इस हवाले से। सो ये जो 4 साल जो पनपने का मौका मिला इनको, मुझे ये बता दें कोई एक साइंटिफिकली मुझे कोई एक तरीका बता दें कि ये मुझे चेहरा देख के बता सकते हैं ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, ये मेरे मुल्क के बच्चों को नहीं मारेगा, ये मेरे जो है वो मुल्क के अंदर जो है बमबारी नहीं करेगा, कि कोई ऐसा साइंटिफिक तरीकाकार है? पेपर पढ़ के, पेपर तो बहुत सारे लिखे गए, पेपर तो ये भी कहते हैं कि तालिबान एक रिजिड सोच के मालिक हैं, वो एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। अब उनके अपने मुल्क के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है उनकी हुकूमत है, लेकिन आप देखें वहां पे किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं। अब ये जो था ना कि रिहेबिलिटेट करना है, अब ये अजीब बात है आदिल, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। इमरान खान का एक इंटरव्यू मैंने देख रही है, क्लिप देखा मैंने, उसके अंदर कह रहा है कि वो तालिबान ने हमसे वो किया, उन्होंने कहा कि अपने लोग जो हैं वो यहाँ से वापस ले जाएं। वो मेरा ख्याल है 30-40 हजार लोग थे जिसमें से 5-7 हजार फाइटर भी थे, खुद मान रहे हैं, और उनको आप पाकिस्तान ले जाएं। सवाल ये है कि उस वक्त बनता ये था सवाल, अगर कोई वहां पे स्टेट्समैन होता, अगर तो वाकई पाकिस्तान का वजीर आजम होता, वो कहता कि जी हम आपके मुल्क के जो आपके बाशिंदे यहाँ हमारे पास हैं, हम सालों से उनको यहाँ रख के बैठे हैं, वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, वो यहाँ शरीयत ले बैठे हैं, उनकी एक लाइफस्टाइल उन्होंने यहाँ पे जो है अडॉप्ट कर लिया है। आप हमारे लोगों को क्या सिखा रहे हैं? उनको क्या फंड कर रहे हैं आप? उनको क्या दहशतगर्दी सिखा रहे हैं? कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप अपने मुल्क के अंदर बिठा के? और आप उन्हें कह रहे हैं कि आप वापस ले जाएं, तो फिर ये अदल बदल होनी चाहिए थी ना कि आप उनके बंदे फिर वापस भेज देते, और अगर वाकई पाकिस्तान के अंदर जो है उनको लाना जरूरी था। ये एक बड़ी अजीब गेम खेली गई है पाकिस्तान की, जहां इमरान खान ने बाकी इस मुल्क में बहुत सारे एक तो ये ना पॉलिटिकल लड़ाई तो चले वो पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर, लेकिन क्योंकि ये दहशतगर्दी का मसला है, इसके ऊपर तो हम सबको सारी जमातों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। बिकॉज अगेन वही बात है कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो दहशतगर्दी का मुकाबला इत्तेफाक और इत्तेहाद से कर सकेंगे। मुझे तकलीफ है, यही एक मिनट आदिल, यही तो मुझे तकलीफ है। मेरा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर साहब की पार्टी ऑन बोर्ड है? वो अभी भी गुड तालिबान बैड तालिबान हमें बता रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से आप अच्छी बातें सोचें। मुझे एक ब्रेक लेने दें जरा, क्योंकि मैंने कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं। बड़ा मतलब एक आखिरी बात 9 मई के हवाले से करनी है।
डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि शायद वो सही फॉलो नहीं कर सके 9 मई के मामलात। 9 मई के मामलात एक दिन में नहीं हुए। 9 मई के मामलात के पीछे 1 साल की मेहनत शामिल है, जिसमें जो है वो मीर जाफर मीर सादिक है, जिसमें जानवर है, जिसमें श्रीलंका बनाने का दावा है, और जिसमें लॉन्ग मार्च किया गया ताकि एक जो है अपॉइंटमेंट रुकवाई जा सके। फिर जब वो नहीं रोकी जा सकी तो फिर उसके बाद कहा कि अब मैं जो है असम्बलियां तोड़ दूंगा। जब वो भी उससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर जो एक गुस्सा, ये अचानक लोगों को जो है वो कैंट का रस्तों का पता नहीं चला था। मुराद सईद का अभी भी मालूम है, वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहा है आपको जगह बता दी गई थी, आपने कहां जाना है, और ये पहली दफा नहीं गई थे। जब जिले शाह का कत्ल हुआ था, तब भी चल पड़े थे, अपने बंदे ने। और पंजाब पुलिस के सैकड़ों लोग जख्मी हुए। आदिल, इनको अगर नहीं पता चला तो मैं बता देती हूँ। अली रिजवी साहब, जो नासिर रिजवी है, जो डीएस हमारे डीआईजी ऑपरेशंस है इस वक्त, उनकी आंख जाया होते होते बची। उनको हमारी जो पुलिस वालों के सिर्फ दुख, उनके पास ये था कि उनके पास कोई फायर आर्म्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ डंडे थे। क्या इन्होंने बसें, उनकी गाड़ियां जलती भी नहीं देखी? क्या पुलिस वालों को पिटते हुए नहीं देखा? जो वहां पर ये ना देखें, पेट्रोल पंप लेके गए थे, ये पुलिस वालों को छोड़ रहे थे उस वक्त। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर मसला ये आता है कि इसका नाम आता है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, निकल जाता है। सो या तो ये तय होना कि जी ये लोग हैं, इन्होंने ये काम किया। अभी तक सजा या आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ? बरदार है उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मसला कुछ रुका हुआ है, लेकिन मजीद भी कुछ बातें करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को इसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। कल इलेक्शन के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है इंटरव्यू में, ज़रा आपको वो समझाते हैं। अगर सिलसिले या किसी और वजह से इलेक्शन 2-3 महीने के लिए मुलतवी हो गए तो नून लीग कबूल करेगी? इलेक्शन कमीशन के पास सब इख्तियारात हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन इसका मजाज है, मैं इसका मजाज नहीं। लेकिन जी अज़मा साहब ज़रा ब्रीफ इस पे कमेंट कीजिएगा, बिकॉज पहले हमने बात के लिए मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन 2-3 महीने आगे निकल जाते हैं डीलिमिटेशन की वजह से, तो नून लीग को कोई मसला नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जाहिर है हम तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहने का काम करने का कहते हैं, तो हमें उसको एक्चुअली देखना भी चाहिए। हमारा काम है कि असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके, या उससे 2 दिन पहले, जितने दिन पहले भी वो डिसॉल्व होती है, तो 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वक्त पर इलेक्शन के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि उसकी हामी है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी इसके मुतहम्मिल नहीं है कि जो है ये IMF का प्रोग्राम जिस तरह से हमने नाक की लकीरें निकाल के लिया है नवंबर तक का, वो पूरी कौम को पता है सवाए PTI के। सो इसलिए ये जो है पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, तो ये जब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाने, ज़ाहिर है ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, और फिर डीलिमिटेशन का भी MQM को आसरा देते हैं कि जी अभी हम पुराने सेंसस का या नए का हमने फैसला नहीं किया, आपको भी अकोमोडेट करेंगे, तो ये क्या कह रहे हो? यही बात है आदिल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक फेडरेशन में होते हैं तो आपको तमाम सूबों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी आपको याद होगा कि पिछले साल हम मई के अंदर भी जो है अगर जो है ये PTI फितना फसाद की और लॉन्ग मार्च का अनाउंस ना करती तो हम उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थे। लेकिन सिंध का एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहते थे कि जी हम एक दिन पहले भी अपनी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब सिंध के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी का मर्दमशुमारी के ऊपर एक इशू है। वो पिछले अगर इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन वाली बात MQM की मान ले तो व्हाट वुड बी योर स्टांस देन? देखिए ये तो उस वक्त हालात के मुताबिक ही स्टांस बताया जा सकता है, पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे क्या होगा। और हम जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के मरहूने मिन्नत होंगे, वो जो फैसले करेगी हमें उसको मानना होगा। लेकिन इस मुल्क में जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ये मेरी पार्टी का क्या इंप्रेशन लिया है प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करेगा? मेरा तो ये काम नहीं है, आपको क्या लगता है डीलिमिटेशन वाले मामले? अच्छा, सबसे पहले मैं एक कमेंट कर लूँगा। जब आप साइंटिफिक बात करते हैं, जब जिसको हम एविडेंस बेस्ड डिसीजंस कहते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस किस्म के मसले हुए, उनका कैसे हल निकला है, दैट इज़ एविडेंस। जब आप दुनिया में जाएं और आप देखें कि बाकी मुल्कों ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ किस तरीके से उनको हैंडल किया है, आपको वो एविडेंस मिल जाएगा, उसकी बेसिस पे आप करते हैं। ठीक है। नंबर 2, हुकूमत आपकी है पिछले 14 महीनों से। आप आज ऐलान कर दो कि सारे अफ़गानिस्तानियों को यहाँ से भेज दो, आपके पास किसी ने रोका नहीं है, आप कर दो। आप
के ज़माने में ये सारे लोग आए थे पिछले 40-50 साल से, उस ज़माने में आप लोग क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन एविडेंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस का ये मतलब होता है, लेकिन उसके लिए इल्म चाहिए होता है, अकल चाहिए होती है। अब आ जाते हैं आपकी इस दूसरी बात पे, ठीक है, कि जब आप कह रहे हैं, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, अगर ये लोग डेमोक्रेटिक होते तो इलेक्शंस अप्रैल में 2 सूबों के हो चुके होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लोग ना डेमोक्रेटिक हैं, ना ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, इसलिए इन लोगों ने ना वो इलेक्शंस होने दिए, और यहां पे भी इन लोगों ने इलेक्शंस की बजाय इन लोगों ने, नूरा कुश्ती है भी वही पार्टी है, वही काम करना है। काम इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक बिल पास करवाया था कि पहले जो एक्ट था, उस एक्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर के पास ही वो था, लेकिन अगर वो कोई डेट देता तो वो प्रेसिडेंट के साथ, मींस अ थर्ड पार्टनर के साथ वो थोड़ा सा डिस्कशन करके वो कहता है ये डेट है। अब उन्होंने प्रेसिडेंट को बीच में से या गवर्नर को बीच में से हटा के उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात की हद तक है कि वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि यार इस वक्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता। वो डिसाइड कर सकते हैं कि जी इस वक्त जो है हमारे सेंसस नहीं है, आप दोबारा सेंसस कराओ, ये ठीक ही नहीं है सेंसस, आपको 1-1.5 साल और लग जाएगा। लेकिन उसमें एक मसला है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करेगा, इलेक्शन कमिशन करेगा, उसमें 4 मेंबर और इलेक्शन कमिशन में यही लोग होंगे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके साथ 4 बंदे होंगे, वो सारे यही काम करेंगे। मान लो मेरी बात, इन लोगों मिलेंगे, आप कह रहे हैं, डू यू थिंक अदरवाइज? नहीं, वो खड़े भी हो जाते हैं। नहीं, डू यू थिंक अदरवाइज? मसलन केड़ा खड़ा भी हो जाता है, मसलन हाँ अभी खड़ा हुआ है, पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होकर उनकी तकरीर कर रहा था। सिंध वाले तो कहते हैं 60 दिन में करवाएं, वो तो नहीं कहते कि 90 डेज में इलेक्शन हो, वो तो कहते हैं 60 डेज के हक में। देखिए सिंध वाले कहते हैं कि 60 डेज, लेकिन इट डजंट बॉदर देम कि अगर नहीं होता, उनको ये बॉदर नहीं करता। सिंध के पास, पीपल्स पार्टी के पास एक एज है जो नून लीग के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में अगर समवन इज लूजिंग, दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, दे आर लूजिंग बैडली, ठीक है। सिंध में पीपल्स पार्टी की अपनी एक सीट्स है, वो हैं, इलेक्शन जब आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है वहां पे भी, उसमें भी कुछ चीजें अपसेट हो सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन दे आर गॉन, PMLN is history. They are gone. PMLN is history. It will be history. ये खत्म हो जाएंगे, 15, 20, 25 से ज्यादा ये नहीं रहेंगे, until unless ये जैसे कह रहे थे ना कि हाँ जब वो RTA सिस्टम बैठा था वो उस तरह बैठे जैसे लास्ट टाइम बैठा था। क्यों? जब वो नहीं बैठा था उस वक्त ख्वाजा आसिफ जो थे वो हार रहे थे, जब वो बैठ गया था तो ख्वाजा आसिफ जीत गए थे। जब वो नहीं बैठा था तो राना सनाउल्लाह हार रहा था, जब वो बैठ गया था तो राना सनाउल्लाह जीत गया था। इस उठक बैठक में इन लोगों ने उसको अपने हक में इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअली हुआ यही है कि सबसे बड़ी धांधली तो इन लोगों ने की है। अब रही बात ये इलेक्शंस, मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शंस नहीं होंगे, कम से कम 1-1.5 साल ये नहीं होंगे। 1-1.5 साल तक मेरा ये ख्याल है। ये देखिए इनके पास एक जवाज है, जवाब ये है। तो ये अभी सिर्फ आपके ख्याल है, ऊपर से कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, टाइम पे कराएं, लेकिन ये इंटरिम को देके लंबा नहीं छोड़ देंगे। इनको डर लगा हुआ है, एक डर लगा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रही कि कप्तान को वो कैसे पकड़े, क्योंकि कप्तान इनकी पकड़ाई में आ नहीं रहा, ठीक है। ये सारे हाँ हंस ले, हंसने दे, अभी तेरे हंसने के दिन है, तू हंस ले, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ये है कि कप्तान जो है ना एक्चुअली, ये आपको शेर सुना रहे थे या फिर कोई आपने बराह रास्त ये जुमला बोला है? ये एक वो है, एक गाने का वो है अताउल्लाह खान न्याजी, ये किसका है? गाने के उसमें कह रहे हैं, अदरवाइज एक गजल का है, अभी तेरे हंसने के दिन है तू हंस ले, मगर एक दिन तुझको रोना पड़ेगा। हाँ ये मैं अंदाजा लगा लिया था, वरना मैं वहीं पर आपको जरूर रोकता कि क्योंकि तेरे और वो वाला लफ्ज नहीं मैं उसकी वो वर्डिंग कर रहा हूं। इट इज अ कोट, इट इज अ कोट। आपने पर्टिनेंट पॉइंट रेसे, आपने कहा आपको लगता है ये 1.5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा मैं अभी बगैर इस डिबेट में जाएंगे, एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने जितने भी इस वक्त एक्ट लेकर आए हैं उस एक्ट में ये इन लोगों ने उस भंवर को बना लिया जिसमें ये लोग फंसते जाएंगे। अच्छा जी, मुझे उस्मा साहब ये बताइएगा
कि ये कह रहे हैं कि PMLN गॉन, फिनिश्ड, और हम देख रहे हैं कौमी असम्बली से पंजाब में 25 यूनिवर्सिटियों के क़याम का बिल पास हुआ है जिसकी सेनेट से भी मंजूरी होनी है। और ये बताएं कि ये क्या सब कुछ इलेक्शन के लिए आप लोग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ पंजाब में? क्या बाकी मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है? छोटे सूबों में, बलोचिस्तान में, KPK में एक ही जगह 25 यूनिवर्सिटी ले जाओ, और जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी चीज़ों को बेहतर करने के बजाय ये सब क्या इलेक्शन कैंपेन है कि किसी तरह अपने लोगों को बता सकें कुछ कि देखें हम ये चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके पास? देखो आदिल, पहली तो बात यह है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो उसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म पहले तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हवाले से, सो आबादी के हवाले से ही यूनिवर्सिटियां बनती हैं, और यूनिवर्सिटी बनाने के ऑलरेडी बहुत सारी हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है ना। मुझे जरूरी बातें करनी, जरा रुक जाओ। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारी इल्म और अकल है ना, वो अल्लाह पाक ने PTI के लोगों को बस दे दिया, बाकी सबको जो है उन्होंने उसने फारिग कर दिया। मगरिब को भी ये मगरिब से ज्यादा जानते हैं, मजहब को भी ये टच देने से जो है ये बाज नहीं आते हैं। अगर इनको इतना कुछ पता होता ना तो पाकिस्तान की हालत जो है वो ये इतनी बिगड़ ना जाती जो पाकिस्तान का हाल कर दिया। खारजा पॉलिसी की तबाही कर दी, हमारी मईशत की तबाही कर दी, हमारी सियासत की तबाही कर दी। पूरे मुल्क में ये इल्म और अकल के अफलातून और अरस्तू जो थे ना, इनको जो है वो अपना जब हुकूमत मिली तो इन्होंने क्या हाल किया। ये इसलिए ये हमें इल्म और अकल जो है वो जितना इनके पास है वो अल्लाह किसी और को ना ही दे तो बेहतर है। दूसरी बात यह है, जिनकी अपनी पार्टी के पल्ले कख नहीं बचा, जिनका लीडर खुद रोज शाम को बैठ के कहता है मुझसे बात कोई नहीं करता, मैं तन्हाई का शिकार हूं, मेरे से मिलने कोई नहीं आता, और जिसकी पार्टी में बंदे जो हैं वो शायद गिन के 4 बचे हैं, और जो 4 बचे हैं उन पर भी उसको शक है, कभी वो फलाने को नोटिस दे रहा है, कभी फलाने को नोटिस दे रहा है। मुझे नहीं पता कि जो है इनको नोटिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो सिंध वालों को भी मिल गया है, और अब जो है वो आर्मी एक्ट के ऊपर भी जिन्होंने सेनेटर्स ने जो है वो सपोर्ट किया उनको भी नोटिस मिलने जा रहे हैं। तो बंदे इनके पास कोई नहीं रहे, उनको मुस्लिम लीग नून की फिक्र पड़ी हुई है। मेरे प्यारे भाई, आप मुस्लिम लीग नून की फिक्र करके दुबले मत हो, उसकी फिक्र करने के लिए हम मौजूद हैं। जो बेड़ा गर्क आप करके गए ना, जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का आप दावा करके गए थे, जो आप पूरी तैयारी करके गए थे, अल्लाह के फजल से वो नहीं होने दी और वो नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क में आईने पाकिस्तान चलेगा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगा। ये आपको गलत प्रोग्राम का मैं जरा और ये जो ये सारा आप ही ने लगाया था, ये जो है ना, ये आप ही के लगाए हुए लोग हैं, और आज आपको जो है आपके इशारों पे चले तो वो ठीक है, जो आपके इशारे पे नहीं चलेगा उसको पाकिस्तान बनाने का। 30 सेकंड। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं। यूनिवर्सिटी के चार्टर जब आप देते हैं, ये याद रखें कि इट इज मेनली अ बिजनेस, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। ये इन्हीं के मिनिस्टर साहब ने भी सेनेट में कहा था कि ये यूनिवर्सिटीज मत करें जब तक वो HEC की सारी जो शिकें हैं वो पूरी ना कर ले। ये लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल बेसिस पे कर रहे हैं। अब एक और बात, जस्ट अलाउ मी, ठीक है। अब इन्होंने बात की, एक मिनट है ना, इन्होंने बात की कि अगर यार प्लीज, जब मैं बोल रहा हूं प्लीज आप खामोश खत्म हो रहा है बस। एक मिनट है, आपने ये बात मेरी सुनी होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल हुकूमत है जिसने 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच किया है। अगर पाकिस्तान और ये याद रखिए, लास्ट एक साल में 5.71 GDP ड्रॉप किया इन लोगों ने, इससे ज्यादा बुरी चीज क्या हो सकती है। अज़मा बुखारी साहिबा का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम का ये सेगमेंट कंक्लूड करना है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात होगी पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इरशाद अली खोकर साहब मौजूद हैं जो फॉर्मर DG मादनियात पाकिस्तान हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा, जो कल एक समिट हो रही है वो किस लिहाज से मुनफरिद है? जो कल एक माइंस एंड मिनरल्स पर समिट हो रही है और जिसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज जो आ रही हैं, इसका ये किस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट? थैंक यू वेरी मच आदिल साहब फॉर हैविंग मी। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में माइनिंग के काफ़ी बड़े शो होते हैं, जिसमें एक PDAC कनाडा में होता है, फिर एक साउथ अफ्रीका में होता है, एक मीना मिडल ईस्ट में होता है। अभी रिसेंटली फ्यूचर समिट के नाम से सऊदी अरब ने भी 3-4 शो किए हैं। तो इन शोज़ में हज़ारों डेलीगेट्स सारी दुनिया से जाते हैं।
जहाँ पर मिनरल रिलेटेड चीज़ों को शोकेस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नेगोशिएशंस होते हैं, दुनिया के डिफरेंट मुल्क अपना जियोलॉजिकल पोटेंशियल वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। मैंने ये जो मैंने आपको शोज़ बताए हैं, इनमें मैंने ऑफिशियली भी काफ़ी शोज़ अटेंड किए हैं पास्ट में, लेकिन जिस किस्म की हम इस वक्त एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ये सारा जो अपना एक डस्ट टू डेवलपमेंट समिट के नाम से जो ट्रेड शो हो रहा है, ये इस लिहाज से बड़ा मुनफरिद है कि इसमें हमें एक मौका मिलेगा कि पाकिस्तान अपना जो पास्ट सक्सेस स्टोरीज़ हैं इन टर्म ऑफ थार, इन टर्म ऑफ सेंदक, इन टर्म ऑफ रिकॉर्डिक एंड इन टर्म ऑफ दुदर, ये हमारे बड़े बड़े मानी के प्रोजेक्ट हैं, तो उसको पाकिस्तान डिस्प्ले करना चाहता है। आप मुझे ये बताइए कि एक अंदाजे के मुताबिक अभी जो असेसमेंट्स हैं, जो सर्वेज हुए हैं, कहा जा रहा है कि $6 ट्रिलियन का मिनरल्स का पोटेंशियल है पाकिस्तान में। इसको टैप करने के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ज़ाहिर है, और ये एक्सपेंसिव काम है। पॉलिसीज़ तो हमारे यहाँ बन जाती हैं, मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अमल दरामद की राह में क्या रुकावटें हैं जो अब दूर की जा रही हैं आपके ख्याल? देखिए, हमारे जो एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे ओनरशिप के जो है बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट इन सॉलिड मिनरल, वो एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कई पॉइंट्स पर बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कन्विंस करने के लिए। एंड रिकॉर्डिक इज़ वन ऑफ दैट एग्जांपल व्हाई वी इनिशियली फेल्ड इन दैट एक्सरसाइज। उस प्रोजेक्ट में जो हमारा फेलियर था, उसमें सबसे बड़ा एक ये एलिमेंट था। अब जो है ये एक बड़ा इन चीज़ों से सीख के देखें, एक कौंसल बनाई गई है जिसमें सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, फेडरेशन की है, सारे इदारों की। हाँ जी, तो उसमें हम ये एक बड़ा अच्छा ये स्टेप ले रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को जो सबसे बड़ी परेशानी डिलेज की थी एंड डीलिंग विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसको एक बड़ा चैलेंजेस थे, वो ये सारे चैलेंजेस को रिमूव करके हम एक नए प्लेटफॉर्म पर उसको एक फैसिलिटेट करेंगे कि लुक, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं आप हमें बताइए, एंड दिस काउंसिल विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ये टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए होती है, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? बिकॉज अगर ये सब इन्वेस्टमेंट्स आना भी शुरू हो जाएं, बैरिक गोल्ड भी पाकिस्तान में आ रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं जो माइंस एक्सप्लोरेशन करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, सो स्किल्ड फोर्स कहाँ से आए? बिकॉज मकामी लोगों को अगर हम जॉब देते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए, उनको कुछ आना भी तो चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एट दिस स्टेज के पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड शेप के इससे पहले भी हम दुनिया के वर्ल्ड मैप पर आ चुके हैं। हमने 3-4 बड़े बड़े मानी के प्रोजेक्ट चला लिए हैं कामयाबी से। कुछ तो हमने स्किल जो है ना फोर्स डेवलप की है, अपने कुछ इदारों को भी हमने बेहतर किया है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल ऑफ माइंस हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्कूल ऑफ माइंस कोयटा में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और इसी तरह के और जो इदारे हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको इस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो जो इस किस्म के स्किल डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो उनको मीट विद कर सकें, और हम आने वाली इन्वेस्टमेंट को यानी जो चाहिए स्किल हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इस वक्त इंशाल्लाह जी, ये हमारे पास, मैं आपको शायद मैप भी भिजवा दूँ, हमारे पास ये जो रिकॉर्डिक है इस तरह की हमारे पास कोई 15 और अनोमलीज जो है ना चागी में नोन है। ठीक है जी, तो मैं ज़ाती तो मेरा कोई 45 ईयर का एक्सपीरियंस है जी मिनरल सेक्टर में। मैंने डिफरेंट पोजीशन पे दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी काम किया है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ टाइम पाकिस्तान कैन ब्रिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस मेटल माइनिंग सेक्टर विच इज़ स्पेसिफिकली कॉपर एंड गोल्ड। और हम अल्लाह ताला की तरफ से भी देखें जियोलॉजिकली, हम एक दुनिया की फेमस
टैथियन कापर बेल्ट है, वी आर सिटिंग ऑन दैम, जिस पर दुनिया के 14 मुल्क और भी हैं और वो भी कापर गोल्ड के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और हम उस पर सेंदर का ये भी सिर्फ चला सके हैं, रिकोडिक का चलेगा, 10 और प्रोजेक्ट्स पर चलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम कोल में बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान बीइंग एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, पाकिस्तान नीड ऑल दीज इन्वेस्टमेंट। राइट, थैंक यू सो मच। इरशाद अली खोकर साहब डीजी माइंस मिनरल्स थे, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। कल 1 अगस्त को एक माइंस एंड मिनरल्स की बहुत बड़ी समिट होने जा रही है इस्लामाबाद में, जिसके अंदर बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में ये जो मिनरल्स हैं इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।